नमस्कार दोस्तों, इस समय ट्रेंड में चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। कनाडा बोल रहा है कि भारत का रॉ एजेंट है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अजीत डोभाल ने ही कश्मीर के अंदर पीडीपी पार्टी बनवाई थी। डोभाल ने ही पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया था जब ये 22 साल के थे। अजीत डोभाल की वाइफ को भी नहीं पता था कि जिसको ये खाना खिला रही वो मिलिटेंट है। अजीत डोभाल दाऊद को इसलिए पकड़वाना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सके। अजीत डोभाल छोटा राजन के शूटरों के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे थे दाऊद को मारने के लिए। इसी टाइम पर अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे ये सब मिलकर अजीत डोभाल के साथ सेमिनार करते हैं। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से अजीत डोभाल के रिश्ते कांग्रेस से बहुत खराब हो गए हैं। टाइम टू टाइम अजीत डोभाल और इनके फैमिली पर आरोप लगते रहे। इंडिया से बाहर दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ अपने और अपने फैमिली पर लगे एलिगेशन से भी लड़ना होता है। अजीत डोभाल के बेटे शौर्या डोभाल वापिस आकर इंडिया फाउंडेशन से जुड़ जाते हैं, लेकिन साइड में ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी चला रहे होते हैं जिसका नाम टॉर्च इन्वेस्टमेंट था। इसको पहले ज्यूस कैब के नाम से भी जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसको लेकर भी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इस कंपनी का को फाउंडर एक पाकिस्तानी जिसका नाम सैयद अली अब्बास था। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि एक तरफ देश के एनएसए अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पर है, दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरा है। अजीत डोभाल की असली दिक्कतें तब शुरू हो जाती हैं जब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अजीत डोभाल के दूसरे बेटे विवेक डोभाल ने जैसे नोटबंदी हुई उसके 13 दिन बाद केमन आइलैंड, जहां टैक्स की कोई रोक टोक नहीं होती है, वहां जाकर GNY एशिया फंड स्टार्ट कर दिया है। और जब सर से पानी ऊपर हो गया तो अजीत डोभाल जयराम रमेश और कायरा बेन मैगजीन के ऊपर केस कर देते और कोर्ट में जयराम रमेश को अजीत डोभाल के बेटे से माफी मांगनी पड़ती और विवेक डोभाल लिखित में माफी लेते हैं। अजीत डोभाल की लाइफ किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। बीजेपी इन्हें 3 बार एनएसए बनाकर कैबिनेट मिनिस्टर की पावर भी दिया है। इसीलिए देश के अंदर इन्हें लोग असली चाणक्य कहते हैं। मोदी जी के बाद सबसे पावरफुल अजीत डोभाल को माना जाता है। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेजर GN डोभाल के घर में अजीत डोभाल का जन्म हुआ था। अजीत डोभाल के फादर आर्मी में मेजर थे और इनकी मां यूपी के फार्मर CMHN बहुगुड़ा की चचेरी बहन थी। क्योंकि इनके पिता आर्मी में थे, आगे चलकर उनका ट्रांसफर राजस्थान में हुआ। अजीत डोभाल इंडियन मिलिट्री बोर्ड से अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। इसके बाद 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री ली। इसके अगले ही साल 1968 में यूपीएससी के पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक कर दिया जब वो केवल 22 साल के थे। आईपीएस में सिलेक्ट होने के बाद केरला के कोट्टम डिस्ट्रिक्ट में ASP बनाए जाते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोभाल बहुत कम ही टाइम में फेमस हो जाते हैं। केरला के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के थलासेरा में 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है। दंगे और लूटपाट शुरू हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ गई थी कि इस एरिया में पुलिस भी जाने से डर रही थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय होम मिनिस्टर के करुणाकरण के ऊपर बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से के करुणाकरण दंगा रोकने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को दे देते हैं। इन्होंने दोनों ग्रुप के लीडरों को आइडेंटिफाई किया और मीटिंग किया। तब पता चला कि सबसे अधिक लोग गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि उनका सामान लूट लिया गया था और अजीत डोभाल ने सभी का सामान वापस कराया और एक ही सप्ताह में दंगे को खत्म करवा दिया। और अजीत डोभाल की रणनीति की काफी तारीफ हुई और इससे वो काफी फेमस भी हुए। इसी की वजह से इन्हें कुछ ही महीनों में PM इंदिरा गांधी ने केरल से दिल्ली बुला लिया। 1972 में इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है ताकि ये पूरे भारत के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सके। और यहीं से अजीत डोभाल जासूसी की दुनिया में एंट्री मारते हैं
और सेम ईयर में अजीत डोभाल शादी भी करते हैं और आगे चलकर इनके 2 बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्या डोभाल। इसी समय इंदिरा गांधी मिजोरम को लेकर बहुत परेशान थी। उस समय मिजोरम आसाम का ही पार्ट था। मिजोरम के एरिया में सूखा पड़ने की वजह से लोग 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मांग रहे थे और न मिलने पर लाल डेंगा नाम का एक आदमी था, उसने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट MNFF नाम की एक पार्टी बनाई। आगे चलकर इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट MNF हो गया। लाल डेंगा वहां के लोगों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उसकी आवाज उठाता था और आसाम के अंदर ये कर दिया गया था कि जिसको आसमिया भाषा आती है उन्हीं को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। इसको लेकर लाल डेंगा सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है और आम जनता भी बहुत ज्यादा लाल डेंगा के सपोर्ट में आ जाती है और इस समय हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और असम राइफल्स के 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है और ये सोल्जर्स अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसमें से जो 7 मेन कमांडर थे जिनकी नौकरी गई थी, वो लोग लाल डेंगा के साथ जाकर मिल जाते हैं और बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है, अब हम लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। अब यहाँ से लाल डेंगा बहुत पावरफुल हो जाता है और ये लोग सरकार के खिलाफ वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बात करने लगते हैं और BSF के ऊपर ये लोग अटैक करना चालू कर देते हैं और इंडियन फ्लैग को हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं और मिजोरम को एक नया देश घोषित कर देते हैं। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे दिक्कत ये थी कि जो लोकल जनता थी उनका भी सपोर्ट लाल डेंगा को था और 7 कमांडरों की भी सपोर्ट लाल डेंगा को थी और इस समस्या को हल करने के लिए अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा जाता है और अजीत डोभाल ने रिसर्च किया तो पता चला कि लाल डेंगा की सारी पावर इन 7 कमांडर की वजह से है। कमांडर और लाल डेंगा के बीच इस समय आपसी मतभेद चल रहे हैं। ये 7 कमांडर अपना बेस म्यांमार की पहाड़ियों में बना रखा था। अब यहाँ अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक स्पाई एजेंट बनकर इन पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे इनसे दोस्ती बना लेते हैं और साथ में बैठकर पार्टी करना और दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं और एक दिन 7 कमांडर को अपने घर बुलाकर पार्टी भी देते हैं और अजीत डोभाल के वाइफ को भी यह बात पता नहीं थी कि जिनको वो खाना खिला रही हैं वो मिलिटेंट हैं और वो उनके घर में बैठे हुए हैं। और जब अजीत डोभाल 7 कमांडर का भरोसा जीत लेते हैं तब इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे भी करके इंडिया के साथ आ जाओ, अगर तुम इंडिया से मिल जाओगे तो मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा बना देंगे और आप लोगों को मंत्री भी बना दिया जाएगा और जनता की समस्या का समाधान कर दिया जाए। अगर ये सारी चीजें आप नहीं मानते हो तो इससे आपका नुकसान है। इंडियन आर्मी एक ना एक दिन इसमें घुसेगी और ये सारी चीजें खत्म करेगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगी। इस तरह से 7 में से 6 कमांडो को अजीत डोभाल अपनी तरफ कर लेते हैं, जिससे लाल डेंगा बहुत कमजोर पड़ जाता है और मजबूरी में लाल डेंगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ समझौता कर लेता है और लाल डेंगा एक इंटरव्यू में बताता है कि अजीत डोभाल मेरे 6 कमांडर को ले गए थे, जिसके कारण मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद मिजोरम एक नया राज्य बनता है और लाल डेंगा इसके CM बनते हैं। इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को जाता है और इसी समय सिक्किम का राजा पलदेन नमग्याल US के हनी ट्रैप में फंस जाता है। US की CIA एजेंट थी होप क्रू, इसे राजा शादी कर लेता है और होप क्रू सिक्किम की रानी बन जाती है और सिक्किम की रानी US के अनुसार सिक्किम को कंट्रोल करने लगती है, जिससे US की जरूरतें पूरे होने लगते हैं। इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी RNAW के हेड RN काउ से बात करती हैं और उनको सिक्किम भेजती हैं। RN काउ प्लान बनाकर सिक्किम के छोटे छोटे लोकल पार्टियों को सपोर्ट करके बड़ा बनाकर राजा के खिलाफ कर दिया जाएगा और राजा को कमजोर बना दिया जाएगा। छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर राजा के खिलाफ करने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को दिया जाता है और अजीत डोभाल ने सब सेट करके काजी को राजा के खिलाफ आम जनता को खड़ा कर दिया और काजी राजा के ऊपर प्रेशर बनाकर इलेक्शन करवा लेते हैं। इसके साथ इलेक्शन जीतकर सिक्किम का PM बन जाते हैं। PM इसलिए बनते हैं कि उस समय तक सिक्किम इंडिया से अलग था और अब काजी को सिक्किम का PM बनने के कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखता है और मदद मांगता है कि सिक्किम के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और राजा अपनी मनमानी करके लोगों के अधिकार छीन रहा है। और फिर इधर से इंदिरा गांधी मिलिट्री भेजती है
और राजा और उनके पैलेस को सील कर दिया जाता है। और जब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो रेफरेंडम कराया जाता है, तो जिसमें से 97% लोग इंडिया के सपोर्ट में वोट करते हैं और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बन जाता है। और जैसा वादा किया गया था कि काजी दोरजी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और सारी सिचुएशन यूएस के हाथ से निकल जाता है और सारी चीजें इंडिया के कंट्रोल में आ जाती है। और ये जो काम किए थे अजीत डोभाल बैक टू बैक सिक्किम और मिजोरम के अंदर, इसको लेकर इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया जाता है। इन दोनों इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल बहुत बड़ा नाम बन गया था और सीआई एजेंट राजा को तलाक देकर यूएस चली जाती है राजा की शासन सत्ता जाने के बाद। अब मिजोरम और सिक्किम में जो हुआ था, इसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से अजीत डोभाल को पाकिस्तान जाना पड़ा था, क्योंकि इसी समय पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इसको देखकर पाकिस्तान फ्रांस और चाइना की मदद से अपना न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करता है। लेकिन फ्रांस को जब पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है तो फ्रांस पीछे हट जाता है, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता है। इसी टाइम पर पाकिस्तान के ऑफिसर बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नॉर्थ कोरिया भी जाने लगते हैं। इसके बारे में जब इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है तो इंदिरा गांधी ने RNAW और IB की टीम को बुलाकर टास्क दिया कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है इसका पता लगाकर इसको कैसे भी करके रोको। इसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अपने एजेंट को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट करती है। उनको इंडियन एम्बेसी में वैकेंसी दिखाकर बुलाया जाता है और अजीत डोभाल को पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बनाकर पाकिस्तान में भेजा जाता था। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें कुछ टाइम स्पाई बनकर इंटेल भी निकाला था और पाकिस्तान के न्यूक्लियर लैब में अपना बंदा सेट कर दिए थे। पाकिस्तान के जिस एरिया में न्यूक्लियर रिसर्च चल रहा था उस एरिया में अजीत डोभाल भिखारी के भेष में रिसर्च का पता लगाने के लिए घूमते रहते थे और एक नाई की दुकान से रिसर्च साइंटिस्ट के बाल का सैंपल लेकर इंडिया को भेज रहे थे, जिससे पता चल सके कि लैब में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है या नहीं। इस 7 साल के दौरान अजीत डोभाल पाकिस्तान में 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार ये इस्लामाबाद के फेमस औलिया के मजार में जा रहे थे तो वहां एक आदमी ने रोककर इनके कान की पियर्सिंग को लेकर पूछा था। दूसरा, लाहौर में कव्वाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। ये केवल 2 बार पकड़े गए थे, बाकी ये वहां से अपने इनपुट देते रहे, जिसके कारण इंडिया की बहुत मदद हुई थी। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत उथल पुथल चल रही थी। जिस तरह से गोल्डन टेम्पल का नुकसान हुआ था, इसको लेकर सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट बैकफुट पर थी। इंदिरा गांधी की जान जा चुकी थी। इसके पहले सरकार को समझ पाती। कुछ टाइम बाद 1988 में दोबारा मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे। ठीक उसी तरह से खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडा वाली टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आकर बैठ गए थे। और इस बार मिलिटेंट को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुसकर ऑपरेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेकर बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। इस टाइम पर राजीव गांधी पीएम थे। वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट टेम्पल के अंदर घुस गए हैं उन्हें कैसे भी करके निकालना है, हालात को कंट्रोल करना है, लेकिन कोई टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा और ना ही कोई अटैक करेगा इस बार। इस टाइम पर अजीत डोभाल पाकिस्तान में थे और इनको तुरंत पाकिस्तान से ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। इनका हेड KPS गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन को ब्लैक थंड नाम दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों ओर CRPF थी, उन्होंने घेर रखा था और पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे क्या करना है ये किसी को नहीं पता था। अब अजीत डोभाल क्या करते हैं, रिक्शा वाले का भेष बनाकर गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेम्पल के पास जाकर इकट्ठा करते रहते हैं। इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता किए बिना इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो पहले से पाकिस्तान में रह रहे थे। उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उनका लहजा बहुत अच्छा था। फिर इसके बाद अजीत डोभाल अपनी जान की परवाह किए बिना गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हैं और मिलिटेंट से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की ISI ने भेजा है।
उनकी मदद करने के लिए, और मिलिटेंट को भरोसा हो जाता है कि ये पाकिस्तानी है। इसके बाद अंदर की सारी डिटेल और पोजीशन अजीत डोभाल ने इकट्ठा कर ली। उसके बाद वो एनएसजी कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं और उसी दिन रात में IN-76 प्लेन से एनएसजी कमांडो को बुला लिया जाता है और उनको पुलिस की वर्दी पहना दिया जाता है और सीआरपीएफ को हटा दिया जाता है, उनकी जगह एनएसजी कमांडो को लगा दिया जाता है। और अजीत डोभाल गोल्डन टेम्पल के अंदर सारी चीजें एनएसजी कमांडो की पूरी टीम को समझा देते हैं। इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और करते हैं, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो गोल्डन टेम्पल के अंदर की खाना पानी बिजली सब बंद करवा देते हैं और प्लान ये बनाया जाता है कि जब ये लोग पानी पीने के लिए बाहर आएंगे तो इनको एक एक करके मार दिया जाएगा। और 15 मई को टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, जैसे ही कमांडो उन्हें गोली मार देते हैं। जिस तरह से पानी नहीं थे, गर्मी बहुत थी, खाने की कुछ नहीं थे, बहुत ज्यादा दिन हो गए थे और टॉप कमांडर भी मार दिया गया था और अंदर के लोगों का मोरलिटी टूट गया था। और अजीत डोभाल अंदर जाकर मिलिटेंट को समझाया कि इस समय सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा और ये लोग 18 मई को सरेंडर कर देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं था। अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल, अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता तो उनकी जान जाना तय था। इतने बड़े ऑपरेशन को बिना हथियार के करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ईयर 1992 में अजीत डोभाल को लंदन की एम्बेसी में भेज दिया जाता है और वहीं से अलग अलग ऑपरेशन में इंडिया का हेल्प करते हैं। और इंडिया के अंदर ईयर 1998 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है। इसके एक साल बाद दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन IC-814 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। करीब 170 से 180 पैसेंजर थे। जैसे ही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में पहुंचता है तो एक आतंकी ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन इसके पाकिस्तानी आतंकी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और आतंकी प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं। तो पायलट कहता है कि इसमें इतना फ्यूल नहीं है। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को अमृतसर में लैंड कराकर फ्यूल भरवा लिया जाए और प्लेन उतार देते हैं और समय बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो इससे आतंकियों को शक होने लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद कुछ प्लान कर रही है। फिर अमृतसर से ये प्लेन उड़ाकर पाकिस्तान में लैंड करवाते हैं। फिर वहां से जब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं मानती है तो दुबई में लैंड करवाते हैं और वहां से रिफ्यूलिंग करवाकर 25 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के कांधार में उतार देते हैं। जब इंडिया को पता चलता है तो इंडियन गवर्नमेंट 7 मेंबर की एक टीम बनाकर कांधार भेज देती है। इस टीम में जानबूझकर अजीत डोभाल को रखा जाता है क्योंकि इंडिया को अजीत डोभाल के ऊपर बहुत भरोसा था कि ये कैसे भी करके मैटर को हैंडल कर लेंगे। और ये टीम कंधार पहुंच जाती है और अजीत डोभाल नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आतंकी बार बार अपनी डिमांड चेंज कर रहे थे तो अजीत डोभाल ने कहा कि आप लोग एक डिमांड पर टिके रहिए। इसके बाद आतंकी एक पेपर पर लिखकर सारी डिमांड प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। उस पेपर पर लिखा था कि इंडिया के अंदर जेल में उनके जो 36 आतंकी हैं उनको छोड़ दिया जाए और साथ में $200 मिलियन भी दिया जाए। तो शुरू में तो मना कर दिया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर पैसेंजर की फैमिली और मीडिया गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर बना रही थी और काफी डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल 3 आतंकी को छोड़ने के लिए एग्री कर लेते हैं और 3 आतंकी को हैंड ओवर करके पैसेंजर को छुड़ा लिया जाता है। उस समय अजीत डोभाल लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत करीबी थे। फार्मर डायरेक्टर ऑफ IB ने अपने बुक में लिखा है कि अजीत डोभाल ने ही कश्मीर के अंदर PDP पार्टी बनवाई थी और 31 जुलाई 2004 को कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब 2005 में अजीत डोभाल रिटायरमेंट ले लेते हैं। अजीत डोभाल देश के बाहर और देश के अंदर भी दिमाग लगा रहे थे। अजीत डोभाल रिटायर तो हो गए थे, उनके बाद इनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस और स्किल थी, उसका इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलकर काम कर रहे थे। जिस साल ये रिटायर हो गए थे, सेम ईयर 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूख की शादी पाकिस्तान क्रिकेटर जावेद मियां के बेटे से शादी 9 जुलाई को मक्का में होना था। उनका जो रिसेप्शन था 23 जुलाई को ग्रैंड हयात में रखा गया था। ये चीज डोभाल को पता चल जाती है कि इस फंक्शन में दाऊद इब्राहिम आने वाला है। ये ऐसा मौका था जहां पर दाऊद की लोकेशन कंफर्म थी।
लेकिन फिर भी अगर दाऊद को पकड़ने के लिए कोई ऑपरेशन किया जाता तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और ऑपरेशन फेल होने पर इंडिया की इमेज खराब होती। इसीलिए इंडिया किसी भी तरह के कमांडो ऑपरेशन से बच रही थी और यहाँ से अजीत डोभाल एक प्लान बनाते हैं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन को रीच करते हैं अपने नेटवर्क के जरिए। छोटा राजन भी पहले दाऊद इब्राहिम गैंग का मेंबर था, लेकिन इनमें लड़ाई हो जाती है। एक बार बैंकॉक में दाऊद ने छोटा राजन पर अटैक भी करवाया था। ये सारी चीजें अजीत डोभाल को पता थी, तो वो छोटा राजन को अपने नेटवर्क का यूज करके रीच करते हैं और छोटा राजन को कन्विंस कर लेते हैं कि यहाँ पर साथ में मिलकर दाऊद इब्राहिम को मारा जा सकता है। छोटा राजन इस चीज के लिए मान जाता है, इस चीज के लिए, और बॉर्डर पार करवाकर अपने गैंग के 2 शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को इंडिया भेज देता है और अजीत डोभाल इन दोनों की ट्रेनिंग एक सीक्रेट जगह पर करवाना स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम था इस ऑपरेशन के लिए। बहुत कम समय में अजीत डोभाल ने इनके लिए नकली पासपोर्ट, टिकट और सब कुछ अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। मुंबई पुलिस विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मुंबई के कुछ ऑफिसर को इस ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है। कुछ लोगों को कहना है कि दाऊद ने पुलिस को इन शूटरों के बारे में बता दिया था ताकि इन चीजों से निपटा जा सके। होता क्या है, इन शूटरों को दुबई भेजने से पहले अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में फाइनल ब्रीफ दे रहे थे कि वहां के होटल का लेआउट कैसा होगा, बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे इंटर करना है, मारने कैसे हैं। शूटरों को ये सारी चीजें समझा रहे थे। अजीत डोभाल छोटा राजन के शूटरों के साथ बैठकर यही प्लानिंग कर रहे थे। इसी समय मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस मीरा बोरवानकर सेम होटल में पहुंच जाती हैं और कहती हैं, ये शूटर यहाँ पर नेताओं को मारने आए हैं, इसीलिए हमको इन्हें अरेस्ट करना होगा। और अजीत डोभाल और इन लोगों के बीच में बहुत बहसी शुरू हो जाती है। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। अजीत डोभाल उस समय किसी पोस्ट पर नहीं थे, रिटायर्ड थे, इसीलिए अजीत डोभाल की और नहीं चल पा रही थी। ये लोग शूटरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अजीत डोभाल के पास जो अपॉर्चुनिटी थी दाऊद को मारने के लिए, वह छूट जाती है। डोभाल अपने सीनियर को फोन करके रोकने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक ये लोग गिरफ्तार हो चुके थे और न्यूज में सारी बातें आ गई थी। अजीत डोभाल इतना गुस्सा हो गए थे कि जब ये लोग शूटरों को पकड़ कर ले जा रहे थे, उन्होंने आईपीएस मीरा से कहा, आई विल टीच अ लेसन। दाऊद अजीत डोभाल के हिट लिस्ट में था। डोभाल दाऊद को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सके। और इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद गुजरात के सीएम मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इनवाइट किया और अजीत डोभाल जाकर रक्षा शक्ति नाम से एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं गुजरात के अंदर। अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे से मिलकर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन खोलते हैं। इसका उद्देश्य था इंडिया को मजबूत बनाना। ये फाउंडेशन सेमिनार भी करता है, कई सेमिनार में कांग्रेस को भी सपोर्ट किया था। विवेकानंद फाउंडेशन की एक और विंग थी इंडिया फाउंडेशन, इसमें यंग लोग ज्यादा थे। राम महादेव, निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु, ये सब और बहुत सारे लोग थे। सेम ईयर 2009 में अजीत के बेटे शौर्या डोभाल, जो सऊदी और यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ये इंडिया वापस आकर इंडिया फाउंडेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन पूरे इंडिया के अंदर न्यूज में आता है 2011 में। विवेकानंद फाउंडेशन एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन ब्लैक मनी अवार्ड। ये रिपोर्ट बीजेपी को सौंप देते हैं। इसके बाद ये लोग 2 सेमिनार करते हैं। रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब अजीत डोभाल से मिलकर सेमिनार करते हैं। इसमें ब्लैक मनी, करप्शन को लेकर ये सभी अनशन पर बैठ जाते हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये वीडियो। कल जो मीडिया के साथियों के साथ बदसलूकी हुई उसके बस 2 मिनट के लिए अपनी बात रखना है। ये गड़बड़ी फैलाने से तो ये तो जनतंत्र नहीं है।
जिसके बारे में हर किसी को पता है। ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाता है कि आगे चलकर कांग्रेस की सरकार भी गिर जाती है इसी के कारण, और बीजेपी पावर में आती है। बीजेपी पावर में आते ही नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ी पोस्ट अजीत डोभाल को मिल जाता है। बाकी इन सभी फाउंडेशन के मेंबर को प्रमुख पोस्ट मिलता है निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु। और इसके कुछ समय बाद इराक में 46 नर्सेस फंस जाती हैं 2014 में, और अजीत डोभाल सभी को सुरक्षित छुड़ाकर अपने देश में ले आते हैं। इसके बाद उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, यहाँ तक कि 370 आर्टिकल में भी अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही है। 2014 से लेकर अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, इन सभी में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा योगदान है, और अजीत डोभाल के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जय हिंद दोस्तों।